मैं दिनेश गौतम, सीनियर एडिटर। इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट की कड़ी में आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहे हैं जो पेशे से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है। हाड़ौती में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं। आयुर्वेद की महत्ता के बारे में इनसे हम जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी से। डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत नमस्कार, धन्यवाद यहाँ पर आपके स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम में धन्यवाद। डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, कोटा की ही मूल निवासी हूँ। यहीं पर मेरा बचपन गुजरा है और मेरी स्कूल की पढ़ाई यहीं पर हुई है, कोटा में ही। और जो मेरी आयुर्वेद का बैचलर्स इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी जो मेरी डिग्री है वो उदयपुर के जो राजकीय मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है वहाँ से मैंने किया है। और उसके बाद वापस कोटा आने के बाद यहीं पर राजकीय सेवाओं से जुड़ी हुई हूँ सन 2009 से। जी डॉक्टर मुक्ति जी, ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो घर की रसोई में है। कैसे? हाँ बिल्कुल, कुछ काफी हद तक की बात सही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी रसोई में ही उपलब्ध हैं जो औषधीय गुणों से युक्त हैं। वो आहार के रूप में तो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन उनमें औषधीय गुण हैं, तो उनको जब औषध की तरह हम उनका सेवन करना चाहें किसी भी रोग की अवस्था में, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं हम। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, धनिया है, सौंफ है, मेथी दाना है, जीरा है, हल्दी है, बिल्कुल ऐसी कई और भी आइटम है जो जैसे दालचीनी हो गया, और भी गरम मसालों के कई आइटम होते हैं, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची। इनको अलग अलग रोगों में अलग अलग इनकी प्रिपरेशन बना के, है ना, और हम ले सकते हैं। तो घर पे ही हमें एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, एक प्रयास किया जा सकता है। बीते कुछ सालों में आयुर्वेद की जो महत्ता बढ़ी है, उसके पीछे क्या कारण मानती हैं? ये तो जग जाहिर है कि कोविड ने सबका ध्यान आकर्षित किया है आयुर्वेद के प्रति। वो इसलिए क्योंकि उस रोग में सबको ये समझ में आया कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो ये बाहर की बीमारियां जो वायरस जनित हैं, बैक्टीरिया जनित हैं, ये हमें ग्रसित कर लेती हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस लेवल तक स्ट्रांग नहीं है, सक्षम नहीं है रोगों को दूर रखने में। इसलिए आयुर्वेद का महत्व समझ में आया है, क्योंकि चिकित्सा तो और भी कई माध्यम से हो जाती है, चिकित्सा हर रोग की हो जाएगी, लेकिन हम हमारे रोग शरीर को इस हद तक सक्षम रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी रहे कि कोई रोग हमें प्रभावित नहीं कर सके। तो ये मूल सिद्धांत आयुर्वेद में ही है। और जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां देखें तो आयुर्वेद में ही सबसे पहला इसका प्रयोजन जो बताया गया है ऋषियों द्वारा कि चिकित्सा करना तो सेकेंडरी है उसमें, है ना, दूसरा इसका प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन ही यही माना गया है कि आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहें। कैसे रहेंगे, इसका काफी बड़ा वर्णन इसमें आयुर्वेद में दिया गया है। जी, जो आजकल आयुर्वेद की बात करें तो दवाओं का भी पहले चूरन मिला करता था। आज वह दवा मतलब गोली या टेबलेट कैप्सूल के रूप में है। तो कितनी प्रगति हुई मैडम इसमें इस समय? इस क्षेत्र में आयुर्वेद की दवाइयों की फार्मेसीज के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है अभी इन्हीं कुछ 10-15 सालों में। अब ये हर बार ये कहना कि आयुर्वेद की दवाई लेंगे तो काढ़ा ही पीना पड़ेगा, कड़वा चूर्ण ही खाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई तरह की टैबलेट्स आ चुके हैं, कई तरह के सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आ चुके हैं। जो काढ़े जिन प्रिपरेशन से बनते थे उन्हीं की क्वाथ घनवटी के रूप में वो आने लग गए कि जो लोग काढ़ा सेवन नहीं कर सकते वो उनकी टैबलेट सेवन कर सकते हैं। कई तरह के सिरप आने लग गए हैं। और अवले प्रिपरेशन तो आयुर्वेद की बहुत वैसे भी स्वादिष्ट होती है, सब लोग जानते ही हैं, च्यवनप्राश अवले के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से अब दवाइयां आयुर्वेद की लेना पहले से थोड़ा सरल हो चुका है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है जी, तो गर्मी के मौसम में आयुर्वेद
चिकित्सक क्या कहते हैं, किस तरह का मतलब जो रोगियों को ध्यान रखना लेना चाहिए, चाहिए? बिल्कुल। देखो, गर्मी का मौसम जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, ये उत्तरायण जो हमारा संक्रांति के समय चालू हुआ था, आदान काल चल रहा है। जी जी तो ये अपने ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में सबसे तेज मतलब ये ग्रीष्म ऋतु हम लोग मानते हैं, है ना। जी जी और मई जून का महीना हम समझ सकते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो। इस समय क्या है, प्रकृति में इतनी ज्यादा ऊष्मा रहती है, सूर्य का सीधा इधर हम भारत के उसमें देखें कि अभी जी इतनी ज्यादा ऊष्मा रहती है कि धरती का जलीयांश और जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हम लोग मानव जाति भी, इनका जलीयांश अवशोषित होता है इतनी ज्यादा ऊष्मा के कारण, तो जी जी शरीर का बल क्षीण रहता है। तो उसके अनुसार ग्रीष्म ऋतुचर्या की कई सारी चीजें बताई गई है आयुर्वेद में। जी जैसे एक तो सीधी धूप में नहीं निकलना चाहिए, दोपहर की जो बहुत तेज धूप है उसमें खासतौर पे बच्चों को और बुजुर्गों को और जन सामान्य को भी बचना चाहिए तेज धूप में निकलने से, क्योंकि जी तापघात का की आशंका रहती है, जिसे लू लगना कहते जी हैं जी सामान्य भाषा में। पहला बचाव तो ये करना चाहिए। दूसरी बात कि हम जितने द्रव पदार्थ ले सकें वो सब हमें लेने चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन की स्थिति बिल्कुल ना उत्पन्न हो। इसमें कई तरह के हैं, जैसे आप सादा पानी तो लेना ही है ज्यादा, जी उसके जी अलावा नारियल पानी हो गया, नींबू की शिकंजी है, छाछ है, और ये अभी जो क्या कहते हैं, गन्ने का रस हो जी गया, जी है ना। और कई तरह के शरबत हैं जो इस मौसम में हम ले सकते हैं, गुलाब यानी का लिक्विड शरबत, लेना लिक्विड चाहिए। लिक्विड किसी भी रूप जी में हमें लिक्विड ज्यादा लेना है। और रसों में बात करें तो जो षड रस बताए गए आयुर्वेद में, जी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनके इसमें हम देखें तो इस ऋतु में क्या वायु दोष की वृद्धि होती है और कफ दोष का शमन होता है। जी तो जी वात जो बढ़ने वाली है और आगे आने वाले समय में बीमारी करने वाली, तो उसको रोक के रखने के लिए मधुर रस का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। और जी हम देखते भी हैं कि हम लोग इस मौसम में शरबत, आइसक्रीम और इस बिल्कुल तरह के मधुर रस प्रयोग करते हैं। जी तो तीखे, चरपरे और इस तरह के रस ना लेकर के हमें मधुर और अम्ल युक्त, जैसे कैरी का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, जी कुछ जी खट्टे पदार्थों का भी यूज करते हैं, मधुर अम्ल लवण रस थोड़ा ज्यादा प्रयोग करें हम। जी जो आजकल ये किस तरह आयुर्वेद का उपचार होता है आयुर्वेदिक पद्धति में? देखो, आयुर्वेद के जो चिकित्सा का मूल सिद्धांत है वो जैसा सब लोग आम जनता में कहते भी हैं कि अगर जड़ से बीमारी खत्म करनी है तो आयुर्वेद का इलाज लेना चाहिए। बिल्कुल तो हम लोग बीमारी का जो मूल कारण है उस पर ही काम करते हैं, आयुर्वेद उसी पर काम करता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं इसको, जी कि जैसे अभी जो भी जीवन शैली जनित व्याधियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, बिल्कुल थायराइड है, उच्च रक्तचाप है, इस तरह की और भी व्याधियां, एंडोक्राइन डिसऑर्डर बहुत हो रहे हैं आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस जी के। तो जी इसमें जैसे अपन थायराइड का उदाहरण ले लें जी कि थायराइड का कोई भी रोगी है तो अगर आप उससे मिलेंगे तो बोलेंगे कि मुझे रोज एक गोली खानी होती है जो बिल्कुल मेरा थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल मेंटेन करके रखती है। अब इसी बीमारी में अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चलें तो आयुर्वेद की जो दवाई है वो उसके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी, बिल्कुल और वो ग्लैंड स्वयं धीरे धीरे दवाई के असर से इस स्थिति में आएगा, उसमें सुधार होके प्राकृत अवस्था में आकर के, कि वो स्वयं थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लगेगा। जी तो ये एक मूल सिद्धांत यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, आयुर्वेद इस तरह से कार्य करता है। तो जी ऐसा नहीं है कि ये फिर दवाई हमेशा चलेगी, एक बार वो ऑर्गन सही काम करने लग गया तो जी फिर आपको थायरॉक्सिन ऊपर से लेने की भी जरूरत नहीं है, और स्वतः ही आप रोग से बाहर आ जाएंगे और बीमारी जड़ से खत्म होगी। जी ऐसे ही और रोगों में भी है, डायबिटीज के साथ भी ऐसा ही है कि जी उसमें भी दवाइयां जो हमारी हैं वो पैनक्रियास पे काम कर रही हैं। अदरवाइज दूसरे तरीके से अगर देखा जाता है तो केवल कुछ दवाइयां ऐसी दे के आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन किया जाएगा या जी इंसुलिन देना पड़ेगा, लेकिन पैनक्रियास जब प्रॉपर फंक्शन करने लगता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक होता है, जी रोगी अपनी जीवन शैली बदलता है, तो धीरे धीरे रोगी जो है अपनी बीमारी से, डायबिटीज से बाहर आ जाएगा और दवाइयों पे उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इस बिल्कुल तरह से हम उसको निर्मूल कर सकते हैं, रोग को। जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आज का जो खान पान है, फास्ट फूड, ये बच्चों के जो हम्म। दिनचर्या को खत्म कर रहा है। तो वास्तव में आयुर्वेद में क्या आप सलाह देना चाहेंगी इस बारे में? बिल्कुल। फास्ट फूड के साथ क्या है कि एक तो उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, उसमें जो भी चीजें डल रही हैं वो ऑलरेडी पहले से, जैसे मेन उसका एक ब्रेड का बेस होता है, वो जी चीजें ऑलरेडी पहले से बनी हुई होती हैं। और उनमें जो फाइबर कंटेंट है वो कम होता है ना। जी
फाइन फ्लोर यूज होता है, मतलब बारीक आटा उसमें यूज होता है, फाइबर कंटेंट कम है, प्लस उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड मसाले होते हैं। तो धीरे धीरे उसका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। जो रेगुलर खाते हैं उनको वो टेस्ट जब तक नहीं खाएंगे, कहते हैं कि एक हल्का सा एडिक्शन जैसा हो जाता है उस फ्लेवर के लिए, जी क्योंकि वो आर्टिफिशियल है बिल्कुल। ना। उनमें एक टेंडेंसी होती है कि फिर वो बच्चा उसी चीज के लिए क्रेविंग करेगा, बार बार कहेगा मुझे वही चीज खानी है, वही फ्लेवर चाहिए, उसके बिना उसे संतुष्टि नहीं आती। तो ये एक एडिक्शन जैसा डेवलप होने लग जाता है। तो क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डले हैं, तो इन चीजों से इसलिए बचना चाहिए कि एक तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है और उसमें नेचुरल की बजाय थोड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट डले रहते हैं। जी डॉक्टर मुक्ति जी, पहले जो आयुर्वेद का जो स्तर था, यानी एक चिकित्सा के क्षेत्र में माने अपन गाँव में एक औषधालय हुआ करते थे छोटे छोटे, आज कितना विस्तार हो गया है मेडिक आयुर्वेद में। बिल्कुल। राज्य सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, और अभी इसी समय में पिछले कुछ महीनों में ही काफी सारे नए औषधालय अभी स्थापित हुए हैं राजस्थान में। जी और शहरी क्षेत्रों में भी जो औषधालय थे उनका काफी विकास हुआ है। उनमें जो सुविधाएं थी वो काफी पहले से बढ़ी हैं, ओपीडीज बढ़ी हैं, रोगी संख्या भी बढ़ी है सुविधाएं बढ़ने के कारण। जी तो और दवाइयों की उपलब्धता भी अभी थोड़े समय पहले ही सरकार की तरफ से घोषणा हुई है, और काफी सारी औषधियां भी अब पहले के मुकाबले काफी उपलब्धता बढ़ी है। जी। चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, किस किस बिल्कुल। तरह के चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, जैसे महिलाओं बच्चों के बारे में। हाँ। आयुर्वेद विभाग में कई तरह के चिकित्सा शिविर लगाते रहते हैं, जिसमें मौसमी बीमारियों के लिए क्वाथ वितरण शिविर तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। उसके अलावा भी जो भी बीमारियां हैं अपनी, जो महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जैसे बच्चों के लिए देखा जाए तो स्वर्ण प्राशन शिविर आजकल कई जगह पर लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से उनको स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। महिलाओं के लिए भी जो उनकी स्त्री रोग हैं उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, प्रदर हो गया, कमजोरी हो गई, उस तरह की समस्याओं के लिए भी हम विशेष तौर पे कैंप लगाते हैं, ताकि आम जनता में इसकी जागरूकता आए कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज है ना। ऐसा नहीं कि जोड़ों के दर्द और बिल्कुल। चर्म रोग इसी का है, हर तरह की बीमारी का इलाज है आयुर्वेद में, और कुछ समय तक लेने से हम उस बीमारी को निर्मूल कर सकते हैं। ठीक। योग का भी काफी महत्व माना गया है बिल्कुल। आयुर्वेद में। तो हम्म। कैसे मतलब एक जन सामान्य कैसे इसको अपनाए। योग इतना महत्वपूर्ण पक्ष है आयुर्वेद का, जिसको हम सभी को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। क्योंकि जो हमने अभी बात करी कि स्वस्थ से जी स्वास्थ्य रक्षणम, हम कैसे स्वस्थ बने रहें, तो उसमें योग एक महत्वपूर्ण पायदान है हमारे लिए। जो लोग भी योग करते हैं वो निश्चित रूप से ये अनुभव कर रहे हैं कि वो उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है, उनको किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। जी और जो लोग रोग की अवस्था से बाहर आने के लिए जिन्होंने योग अपनाया, वो भी निश्चित रूप से ये कहेंगे कि मेरा ये बीमारी जिसके लिए मुझे योग बताया गया था, मैं उस जी बीमारी से ठीक हो गया हूँ। तो योग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। योग के साथ प्राणायाम हो गया, ध्यान है, क्योंकि मानसिक कारण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो रोग कारक होते जा रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, और मानसिक कारणों की वजह से शारीरिक रोग भी होने लगे हैं, जी होते ही हैं। ज्यादातर शारीरिक रोग जो बिल्कुल। है चिंता के कारण, मानसिक अवसाद है, तनाव है, इसके कारण होते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को सुबह 1 घंटा योग प्राणायाम करने के लिए जरूर निकालना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है आजकल की जीवन शैली में। जी अन्यथा हम एक समय के बाद दवाइयां प्रारंभ हो ही जाएंगी, बिल्कुल। दवाइयों पे निर्भर होने लगेंगे। तो स्वस्थ रहना है तो योग तो अपनाना ही होगा। जी जैसे गर्मी का आपने बताया कि गर्मी में किस तरह एक रोगी साधारण जन को किस तरह रहना चाहिए, जीवन हम्म। शैली कैसे रहे। हम्म। जैसे आने वाले समय में वर्षा ऋतु आएगी, जी। तो उसमें किस तरह का खान पान मतलब आम जन को लेना चाहिए। बिल्कुल। वर्षा ऋतु में जैसे मैंने अभी बोला कि अभी गर्मी में हम लोग जो है वायु का संचय रहेगा, तो उस समय वात दोष का प्रकोप होता है जी ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है कि अजीर्ण की अवस्था से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इसमें बारिश के मौसम में संभावना रहती है वो रहती है पेट के इन्फेक्शन की, क्योंकि जी पानी दूषित आ रहा होता है ना। बिल्कुल। पानी दूषित है, और ठंडे मौसम की वजह से लोग चाट पकौड़ी खाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस तरह उन सब कारणों की वजह से
अजीर्ण की स्थिति होना, दस्त लगना, उल्टी होना और इस तरह के रोग होते हैं। साथ ही जोड़ों की बीमारियां, जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, वो बारिश के मौसम में आप देखेंगे वो बोलेंगे कि बारिश के मौसम में बादला होते ही तो मेरे दर्द बढ़ जाता है, घुटने में बढ़ बिल्कुल। जाएगा, कंधे में बढ़ जाएगा दर्द, इस तरह की समस्या बोलते हैं। तो हमें इसमें खास सबसे पहले तो दूषित पानी से बचने के लिए पानी हमारा फिल्टर किया हुआ हो, अगर फिल्टर की व्यवस्था नहीं है तो उबाल के ठंडा किया हुआ, छान के उबाल के ठंडा किया हुआ जल का सेवन करेंगे। साथ में हम जो खाना खा रहे हैं वो सात्विक भोजन लें, बहुत ज्यादा तला भुना नहीं लें, उसकी मात्रा सीमित रखें। साथ में हम लोग जो है डाइजेशन हमारा ठीक रखने के लिए कुछ मात्रा में नींबू का प्रयोग और शहद का प्रयोग, जी। है ना, इसका प्रयोग करने से भी हमारा पाचन दुरुस्त रहता है। साथ ही अगर जो ठंड की वजह से, जो ठंडा मौसम आ जाएगा बारिश में, उसकी वजह से जो जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, तो जी। ऐसे रोगियों को सीधे ठंडी हवा से, बारिश में भीगने से, इनसे उनको बचना चाहिए ताकि वो अपने बीमारी के लक्षणों को काबू में रख सकें। और कोई समस्या है तो चिकित्सक से परामर्श ले सकते जी। हैं। आज जिस तरह आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी है, तो कोरोना के समय क्या स्थिति रही थी मैडम? आयुर्वेद की स्थिति आयुर्वेद। कोरोना के समय एक आयुर्वेद के लिए कहें तो बहुत ही जो है लोगों का रुझान इस समय बढ़ा आयुर्वेद के लिए, क्योंकि उन्होंने, जिन लोगों ने भी शुरुआत में ही आयुर्वेद को अपनाया, जी। कोविड के समय में लक्षण आते ही जिन लोगों ने भी आयुर्वेद को अपनाया वो तुरंत ही इस बीमारी से बाहर आ गए। लेकिन जिन्होंने बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया कि पहले हम ये कर लेते हैं, पहले थोड़े दिन देख लेते हैं, कुछ और दवाइयां ले लेते हैं, वो करके जब स्थिति उनकी कॉम्प्लिकेशंस में जाने लगती है, फिर कहीं जाके उन्हें आयुर्वेद याद आता है कि चलो अब आयुर्वेद ले लेते हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो स्थिति इतनी जाने के बाद फिर हम भी जो है हेल्पलेस से हो जाते हैं। एक सीमित अवस्था तक ही हम उसमें मदद कर पाते हैं, जी। कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम आयुर्वेद को किसी भी बीमारी में शुरुआत में ही अपना लें। तो ये चीज जिन लोगों ने भी करी है वो चीज ये बिल्कुल। लोग समझते हैं उस बात को कि आयुर्वेद को जल्द प्राथमिकता देते हुए अपना लेना चाहिए ताकि हम रोग को ज्यादा ना बढ़ने दें। जी। कई असाध्य रोगों का भी इलाज है आयुर्वेद में, ऐसा कहा गया है। कौन से, कैसी, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती है? साध्य बीमारियों की आपने बात की है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जी। जो जिनका कहीं इलाज नहीं है, मतलब जिसमें हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे सब्सटेंस बनने लगते हैं जो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मतलब उसका कोई बाहर का सोर्स नहीं है, बॉडी के अंदर ही बीमारी का ओरिजिन हो रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी जी। आपकी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। तो उसको डेवलप करने का जो तरीका है, उसको वापस रिवाइव करने का तरीका, वो केवल आयुर्वेद में ही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कहीं भी आप देखेंगे, सोरायसिस हो गया, जी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, HbA27 है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आजकल इन्वेस्टिगेशंस में काफी सारी हमारे पास सुविधाएं हो गई हैं, तो हम पता कर लेते हैं कि इसको ये जो लक्षण आ रहे हैं कोई सामान्य रोग नहीं है, क्योंकि जी। दवाइयां रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं। सामान्य दवाइयां जब रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है तो हमारे दिमाग में आती है हो सकता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जब हम लोग उसके इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो उनमें रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने पे हमें पता चलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का इलाज आयुर्वेद में संभव है, क्योंकि इसमें जो हम चिकित्सा करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पंचकर्म की शोधन चिकित्सा जो कहते हैं, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी यानी शरीर जी। की जी। शुद्धि क्रिया है, कि जो भी दोष इकट्ठे हो गए हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, जिनको हम किसी और तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम शरीर से बाहर करते हैं, यानी शरीर की शुद्धि करते हैं, क्लींजिंग ऑफ द बॉडी करते हैं। जी। तो वो पंचकर्म की क्रियाएं करने के बाद, शरीर की शुद्धि होने के बाद जब फिर हम औषधियां देते हैं, तो उनका असर ये देखा गया है कि रोगी ठीक हो जाते हैं। सोराइसिस के रोगी ठीक हुए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी ठीक हो जाते हैं, इसी तरह से और भी कई जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें आप लेते रहिए दवाइयां, तो वो एक याप्य कैटेगरी में आते हैं, पैलिएबल, मतलब आप दवाई लेते रहें, चलता जी। रहेगा। जी। तो इस तरह के रोगों से भी हम लोग रोगी को ठीक कर सकते हैं, जी। बशर्ते वो अपनी जीवन शैली ठीक रखे और आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाए। आपने पंचकर्म की बात की, तो पंचकर्म के क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे मतलब
एक व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर होता है। जी, देखो आप ऐसे एक उदाहरण के लिए बोलूंगी, कोई भी जैसे मशीन है जी तो समय समय पर हमको उसकी सर्विस करानी पड़ती है ताकि मशीन बढ़िया से काम करती रहे। बिल्कुल। उसकी ऑयलिंग करानी पड़ती है, उसकी सफाई करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, जी उसको जी सर्विसिंग करते हैं, है जी ना। जी तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी सर्विसिंग मांगती है, मतलब बिल्कुल उसकी शुद्धि मांगती है। बिल्कुल। हम अ, जिस तरह की आजकल जीवन शैली है, हम लोग मतलब सारे जो नियम है, जो दिनचर्या बताई गई है सैद्धांतिक रूप से, उसका पालन निश्चित रूप से हम सब नहीं कर पाते हैं, पूरी बिल्कुल तरह से नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में दोषों का संचय होने लगता है, यानी टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते जी हैं। और वो एक सीमा के बाद वो रोग उत्पन्न करेंगे। तो उनको समय समय पर हमें शरीर से खत्म करना है। या तो जी हम जीवन शैली परफेक्ट रखें, नहीं रख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक समय के बाद आप में रोग उत्पन्न होंगे। जी तो पंचकर्म में जो विधाएं बताई गई हैं, जो पंच जैसे नाम से पता चल रहा है, पंचकर्म, 5 कर्म इसमें होते हैं। जी तो पहला कर्म होता है वमन कर्म, दूसरा है विरेचन कर्म, तीसरा है बस्ती कर्म, चौथा है नस्य और पांचवा है रक्त मोक्षण। जी तो इनके माध्यम से हम जो त्रिदोष मानते हैं, वात पित्त और कफ, जी है ना, इन तीनों दोषों को साथ में रक्त दोष को, इनकी पूरी तरह से हम शुद्धि करके सभी तरह के रोग, कोई मतलब कोई नया है, पुराना है, किसी भी तरह का रोग है, ऑटो इम्यून ले जी लीजिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ले लीजिए, जोड़ों के रोग हो गए, चमड़ी के रोग हो गए, पेट का हो गया, स्त्री रोग हो गए, किसी भी तरह का कोई भी डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, जी एनी टाइप ऑफ डिजीज, वो सारी ही बीमारियां इस तरह से पंचकर्म से शरीर की शुद्धि करने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जी क्योंकि हमने जो तीनों दोष हैं उनको बिल्कुल सही इक्विलिब्रियम में स्टेबल कर दिया है। वात पित्त जी और कफ को हम इनसे शुद्धि करके पंचकर्म के माध्यम से संतुलित कर देते हैं। और जब कारण ठीक हो गया, सारे दोष ठीक हो गए, तो सभी तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। ये जी पंचकर्म का मूल सिद्धांत है। जी। डॉक्टर मुक्ति जी, आम आदमी को किस तरह अपना जीवन शैली बनानी चाहिए, दर्शकों को बताएगा। जी, अ, स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, अ, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आहार है ना, विहार है। विहार में हम एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, यानी शारीरिक श्रम करते जी रहें। जी तीसरा है अ, निद्रा है। एक तो निद्रा भी प्रॉपर होनी चाहिए, और उससे हम रिलेट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मानसिक स्वास्थ्य हमारा सही बना रहे, उसके लिए कुछ भी इस तरह की क्रियाएं जो जी हमें आनंदित करती हैं, जैसे बिल्कुल हॉबीज वाली हो गई, कुछ कलात्मक चीजें हो गई। बिल्कुल तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तो शरीर के लिए तो योग प्राणायाम करेंगे, मन के बिल्कुल लिए जो भी संगीत है, कलात्मक चीजें हैं, जो भी आपके मन को आनंदित करती हैं, ऐसा कार्य करें। और एक्सरसाइज यानी शारीरिक क्रियाशीलता जरूर बनाए रखें, क्योंकि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने वाली जीवन शैली है, हम लोग कुछ ज्यादा श्रम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से रोगी हो जाते हैं। तो आहार का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें और अपने मन का ध्यान रखें। जी। ये थी हमारे साथ इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी। इन्होंने आयुर्वेद की महत्ता बताई, साथ ही जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए आम इंसान को ताकि रोगी उसको नहीं घेरें, इस बारे में भी विस्तार से बताया। और आज जो आयुर्वेद में सब तरह का इलाज किया जाता है और सरकार की तरफ से भी काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, ज़रूर आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। आज ये हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार।